एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग पोइट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट 4 कर रहे हैं एंड इस रेस्ट चैप्टर को इस पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। अ फ्यू मंथ्स लेटर the telephone of the big bosses of Madras burst and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor। तो यहाँ पर ये जो है लाइन अ फ्यू मंथ्स लेटर, इसका मतलब क्या है कि जब फ्रैंक बकमैन की आर्मी आई, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, उसके कुछ महीने बाद जो बिग बॉसेस थे मद्रास के, जैसे कि एसएस वासन हो गए, सुब्बू हो गया, तो इनके ऑफिस के फ़ोन की घंटी बजी। और क्यों बजी? क्योंकि एक और विजिटर आने वाले थे जेमिनाई स्टूडियोज़ में। जैसे MRA ने विजिट किया था जेमिनाई स्टूडियो में, ऐसे ही अनदर विजिटर आने वाले थे जेमिनाई स्टूडियोज़ में। सो वो जो अनदर विजिटर आने वाले थे, उनके वेलकम के लिए शूटिंग स्टेज को थोड़े टाइम के लिए क्लियर किया गया एंड इसके अलावा जो प्लेज या फिल्म की शूटिंग थी वो थोड़े टाइम के लिए रोकनी पड़ी ताकि वो अनदर विजिटर को वेलकम कर सके। ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। और अभी तक जेमिनाई स्टूडियोज़ के पास मतलब जितने भी मेंबर्स जेमिनाई स्टूडियोज़ में काम करते थे, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि जो अनदर विजिटर है वो एक पोइट है इंग्लैंड से। The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson। फिर अशोका मित्रन कहते हैं कि जैसे उनको ये पता चला कि इंग्लैंड से एक पोइट आने वाले हैं, तो जेमिनाई स्टूडियोज़ में जो स्टाफ थे उनको कुछ ही पोइट्स के बारे में पता था जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। जैसे कि एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए या फिर एल्फ्रेड टेनिसन हो गए। The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron। फिर अशोका मित्रन कहते हैं कि जेमिनाई स्टाफ में जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लिटरेट का मतलब वेल एजुकेटेड, तो जितने भी वेल एजुकेटेड स्टाफ जेमिनाई स्टूडियोज़ में थे उन्होंने वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन के अलावा जॉन कीट्स का नाम भी सुना हुआ था, PB शेली का नाम भी सुना हुआ था, बायरन का नाम भी सुना हुआ था, एंड वन और टू might have faintly come to know of someone by the name Eliot। और जेमिनाई स्टाफ में एक दो को इलियट के बारे में भी जानकारी थी। इलियट कौन थे? एक पोइट थे जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। इनका पूरा नाम था TS इलियट। Who was the poet visiting the Gemini Studios now? और अब जेमिनाई स्टूडियोज़ के मेंबर्स इस चीज़ को लेकर बड़े ही क्यूरियस थे कि अब नेक्स्ट पोइट कौन होंगे इंग्लैंड से जो जेमिनाई स्टूडियोज़ आने वाले हैं। He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception। फिर अशोका मित्रन कहते हैं कि जो एसएस वासन थे ना, जो बॉस थे, उन्होंने इस पोइट के लिए बहुत ही अच्छा रिसेप्शन रखा था वेलकम करने के लिए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वो पोइट नहीं है बल्कि वो एडिटर हैं। क्यों? क्योंकि वासन खुद एक एडिटर थे। किस मैगजीन के? आनंद विकटन के। और ये तमिल में वीकली बेसिस पर रिलीज होती थी। तमिल वीकली का मतलब है वीक में एक बार, ठीक है, वंस इन अ वीक रिलीज होती थी। कौन सी मैगजीन? आनंद विकटन। आनंद विकटन के एडिटर कौन थे? एसएस वासन। तो यहाँ पर हमें अशोका मित्रन ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा रिसेप्शन रखा गया अनदर विजिटर के लिए, ये कोई पोइट नहीं बल्कि एक एडिटर ही होगा, क्योंकि एसएस वासन खुद एक एडिटर है और एक एडिटर ही दूसरे एडिटर के लिए इतना बड़ा, इतना बिग रिसेप्शन रख सकता है। ऑल राइट। He was not the editor of any of the known names of the British publication in Madras, that is those known at the Gemini Studios। तो यहाँ पर अशोका मित्रन कह रहे हैं कि कुछ ब्रिटिश पब्लिकेशंस मद्रास में भी रिलीज़ होती थी और जो भी ब्रिटिश पब्लिकेशन मद्रास में रिलीज़ होती थी उसके ये एडिटर नहीं थे। कौन? जो अनदर विजिटर आने वाले थे। तो जेमिनाई स्टूडियोज़ के लोगों को ये तो समझ में आ गया था कि ये एडिटर उन ब्रिटिश पब्लिकेशंस का एडिटर नहीं है जो मद्रास में रिलीज़ होती है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए हो कि एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे अलग अलग देशों के जो न्यूज़पेपर हैं, जो पब्लिकेशंस हैं, जो मैगजीन्स हैं,
वो अलग अलग कंट्रीज में भी रिलीज होती हैं. ऑलराइट, सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, the surmise was that the poet was the editor of a daily but not from the Manchester Guardian or London Times. सरमाइज का मतलब होता है assumption. तो यहाँ शोका मित्रन कह रहे हैं कि द हिंदू एक डेली न्यूज़पेपर था जो इंडिया में पब्लिश होता है. द हिंदू के जो टॉप मैन थे एस वासन, मतलब एस वासन इसके भी एडिटर रहे हैं. तो एस वासन जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने किसको बुलाया, एक ऐसे विजिटर को जो कि एक एडिटर थे. द सरमाइज, अब यहाँ पर एजम्पशन की बात हो रही है कि लोगों का क्या एजम्पशन था कि ये जो पोइट अनदर विजिटर बन के आने वाला है जेमिनाई स्टूडियो में, ये किसी डेली मैगजीन का ही एडिटर है, ना कि किसी वीकली मैगजीन का. तो वीकली मैगजीन कौन कौन सी थी? द मैनचेस्टर गार्जियन, लंदन टाइम्स. देखो वीकली मैगजीन क्या होती है? जो वीक में एक बार रिलीज होती है. एंड डेली मैगजीन कौन सी होती है? जो डेली रिलीज होती है. तो वीकली मैगजीन कौन सी थी? द मैनचेस्टर गार्जियन एंड लंदन टाइम्स. तो ये तो जरूर इनको श्योर हो गया था कि मैनचेस्टर गार्जियन एंड लंदन टाइम्स जो मद्रास में भी रिलीज होती हैं, जो हालांकि ब्रिटिश पब्लिकेशन है बट ये मद्रास में भी रिलीज होती है, और इनके एडिटर नहीं थे जो आने वाले थे, बल्कि कोई डेली मैगजीन होगी या डेली न्यूज़पेपर होगा, शायद उसी के ये एडिटर होंगे जो एक गेस्ट बनकर इसमें जेमिनाई स्टूडियो में आने वाले थे. दैट वॉज ऑल. इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंगस्ट अस न्यू, आई मीन जिनको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है जेमिनाई स्टूडियो में, उनके पास अभी तक यही इन्फॉर्मेशन थी कि अनदर विजिटर किसी डेली मैगजीन या न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, ना कि किसी वीकली मैगजीन के, जैसे कि द मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम्स. एट लास्ट अराउंड 4 in the morning द पोएट और द एडिटर, देखो यहाँ द पोइट और द एडिटर, दैट मीन्स स्टिल दे वर नॉट श्योर कि ये पोइट है कि एडिटर है. अभी तक क्या चल रहा था? सरमाइज चल रहा था, मतलब अभी तक एक लोगों का एजम्पशन चल रहा था. सो एट लास्ट अराउंड 4 o'clock ये पोइट या जो भी हैं ये एडिटर ये जेमिनाई स्टूडियोज पहुंचे. वो एक टॉल मैन थे, वेरी इंग्लिश, मतलब उनकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो ब्रिटेन से हैं. वेरी सीरियस, और काफ़ी सीरियस थे वो जो भी गेस्ट बनकर आए थे जेमिनाई स्टूडियोज में. ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और जेमिनाई स्टाफ उनको बिल्कुल नहीं जानता था, उन्होंने उसको कभी नहीं देखा था पहले. बैटलिंग विद half a dozen pedestal fans on shooting stage. अब पेडेस्टल फैन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि आप गूगल पे डालोगे ना पेडेस्टल फैंस, आपको पता चल जाएगा. वैसे ये हर घर में होते हैं, जिनको हम हिंदी में फराटा टाइप्स कहते हैं, राइट? तो जो इनको इंग्लिश में कहते हैं फराटे को पेडेस्टल फैंस. तो ये बताया जा रहा है कि जेमिनाई स्टूडियो में कम से कम 12 पेडेस्टल फैंस लगाए गए शूटिंग स्टेज पर. द बॉस रेड, द बॉस यहाँ पर कौन है? एस वासन. द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच. और जो एस वासन थे उन्होंने एक डिफ़िकल्टी फेस की. क्या डिफ़िकल्टी थी? कि जो पेडेस्टल फैंस थे ना, इनमें हवा इतनी तेज़ आ रही थी कि शूटिंग स्टेज पर उनको काफ़ी बैटलिंग करनी पड़ी अपनी स्पीच के कागजों के साथ, क्योंकि स्पीच किस पे लिखी हुई थी? एक पेपर्स पर लिखी हुई थी, और उन पेपर्स को होल्ड करना एस वासन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था ड्यू टू दीज पेडेस्टल फैंस, क्योंकि कम से कम 12 पेडेस्टल फैंस लगे थे. फिर जैसे तैसे बॉस ने मैनेज किया, एस वासन ने, और फिर उन्होंने अपना लॉन्ग स्पीच सुनाया. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर. अब अशोका मित्रन कहते हैं जब एस वासन ने अपना स्पीच दिया ना, उस स्पीच से हम सबको ये भी समझ आ गया था कि उनको खुद बहुत कम पता है इस पोइट या एडिटर के बारे में. उनको खुद नहीं पता कि ये कौन है. द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. पेपर्ड का मतलब होता है छिड़काव. सो कहने का मतलब है कि जो स्पीच थी ना वो बहुत ही जनरल थी, बट उसमें कुछ महंगे वर्ड्स पेपर किए गए थे, मतलब कुछ महंगे महंगे वर्ड्स उन्होंने बोले अपनी स्पीच में एस वासन ने, जैसे कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी.
देन द पोइट स्पोक। एस.एस. वासन के स्पीच के बाद पोइट ने अपना स्पीच दिया। ही कुड नॉट हैव अड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। डेज्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पर अशोकामित्रन कहते हैं कि शायद इस पोइट ने आज से पहले कभी इतनी कंफ्यूज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस को एड्रेस नहीं किया होगा जैसे इसने जेमिनाई स्टूडियोज में किया था। नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज सेइंग। अब अशोकामित्रन कहते हैं कि ऑडियंस साइलेंट क्यों थी, क्यों सभी लोग जेमिनाई स्टूडियोज में सारे के सारे डेज्ड थे, कंफ्यूज्ड थे। द रीज़न बीइंग कि ये इंग्लैंड पोइट का जो एक्सेंट था वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, किसी को यही नहीं पता चल रहा था कि वो बोल क्या रहा है। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर एंड देन द पोइट लेफ्ट। वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट, व्हाट आर वी डूइंग। तो यहाँ पर अशोकामित्रन कहते हैं लगभग 1 घंटे तक ये पोइट जेमिनाई स्टूडियोज में रहा, फिर उसके बाद वो चला गया। लेकिन जितने भी लोग जेमिनाई स्टूडियोज के थे जिन्होंने इसका स्पीच सुना, दे वर स्कैटर्ड इन अटर कंफ्यूजन। बैटलमेंट का मतलब अगेन क्या होता है, कंफ्यूजन। व्हाट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। अशोकामित्रन अब एक क्वेश्चन रेज करते हैं, कहते हैं कि एक इंग्लिश पोएट ऐसे स्टूडियो में क्या कर रहा था जहां पर लोग तमिल फिल्म्स बनाते हैं, वो भी सीधे साधे लोगों के लिए। पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड दैम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। फिर अशोकामित्रन कहते हैं कि वैसे भी तमिल के जितने भी लोग हैं उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं मिला। दे कुड नॉट डेवलप द टेस्ट, कल्टिवेट का मतलब होता है डेवलप, सो दे कुड नॉट डेवलप द टेस्ट ऑफ इंग्लिश, सो हाउ दे कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश पोइट्री। द पोइट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू, और जिस पोइट ने स्पीच दिया वो भी काफी कंफ्यूज्ड था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. Incongruity का मतलब होता है very strange. Thrills and travails का मतलब होता है the efforts and difficulty. सो यहाँ पर ये पोइट जो है ये भी काफ़ी बैफल्ड था। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ समझ आ गई थी, जो भी उसने बोला इंग्लिश पोइट के थ्रिल्स एंड ट्रिवेल्स के बारे में, उनके एफर्ट्स, उनकी डिफ़िकल्टी के बारे में, वो सब जो उसने बोला इट वॉज काइंड ऑफ स्ट्रेंज टू ऑल द स्टाफ ऑफ जेमिनाई स्टूडियोज़। मतलब उसको भी समझ आ गया कि ऑडियंस को उसकी बात समझ नहीं आई, जो भी उसने स्पीच में बोला ऑडियंस को कुछ भी समझ नहीं आया। और उसका जो विजिट था जेमिनाई स्टूडियो में वो अभी तक भी एक मिस्ट्री बना हुआ था, एक ऐसी मिस्ट्री जो अनएक्सप्लेन्ड थी। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रोंगर डे बाय डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। कन्विक्शन का मतलब होता है आपका बिलीफ, आपका ओपिनियन। परस्यूट का मतलब होता है जब आप अपने हॉबी को फॉलो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अशोकामित्रन अपने एक ओपिनियन की बात करते हैं और ये कहते हैं इनका ओपिनियन ना डे बाय डे स्ट्रोंग होता गया, और शायद कुछ ग्रेट प्रोज राइटर्स इनके ओपिनियन से सहमत भी ना हो। तो ये अपने कौन से बिलीफ की बात करते हैं, कौन से ओपिनियन की बात करते हैं? ये कहते हैं कि जो प्रोज राइटिंग है ना, ये किसी ऐसे जीनियस के बस की बात नहीं है जो या तो सिर्फ अपनी हॉबी को फॉलो करने के लिए लिख रहा हो, या फिर उसे बस हाँ लिखना आता है वो इसलिए लिख रहा है। बल्कि प्रोज राइटिंग किस इंसान के लिए है? जो पेशेंट है, जो परसिस्टेंट है, जो प्रिजर्विंग है, मतलब जिसमें थोड़ा सा पेशेंस है, जो डिटरमीन है, जो हार्ड वर्किंग है, जो अपने काम पर लगा रहे, ऐसे राइटर्स ही प्रोज राइटिंग कर सकते हैं। ड्रज का मतलब होता है हार्ड वर्क। विद अ हार्ट ब्रोकन सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। फिर ये कहते हैं कि प्रोज राइटिंग ऐसे राइटर ही कर सकते हैं जिनका हार्ट श्रंकन हो, मतलब उनका हार्ट जो है, श्रंकन का मतलब यहाँ पर है कि उनके दिल को कोई तोड़ ना सके, राइट।
मतलब दोज हु हैव नॉट एनी फीलिंग्स टू बैक्ड डाउन। तो कहने का मतलब है ऐसा दिल, जिनके दिल को कोई, जिनके हार्ट को कोई हर्ट ना कर सके, या जिनके दिल में कोई फीलिंग्स ना हो, ऐसा इंसान ही प्रोज राइटिंग कर सकता है। क्योंकि अगर आपका दिल में फीलिंग ज़्यादा होगा तो आपको लोगों का रिजेक्शन सहन नहीं होगा। देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक ये लाइन आपको तभी समझ आएगी जब मैं आपको थोड़ा सा इसको ना इलेबोरेट करके समझाऊंगी। देखो एक प्रोज राइटर है, ठीक है, उसने सपोज करो कुछ एक स्टोरी लिख दी और ये स्टोरी जो है लोगों को पसंद नहीं आई, इट इज़ नॉट लाइक्ड बाय पीपल, राइट। तो जब लोगों को ये पसंद नहीं आएगी या फिर इसकी स्टोरी अगर कहीं पब्लिश नहीं होगी तो इस राइटर का दिल टूट जाएगा, राइट। और जब दिल टूट जाएगा तो ये दोबारा कहानियाँ या प्रोज लिखना बंद कर देगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं अशोका मित्रन कि भाई जो ये प्रोज राइटिंग है ना, इसके लिए आपका दिल ऐसा होना चाहिए कि आपके दिल में फीलिंग ना हो, आपका दिल ब्रेक ना हो। एंड रिजेक्शन स्लिप्स डू नॉट मीन अ थिंग टू हिम। और रिजेक्शन से आप सेटबैक पे ना चले जाएं। मतलब अगर आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी कोई लिखी हुई कहानी या लिखा हुआ प्रोज पब्लिश नहीं हुआ, तो उससे आपको सेटबैक नहीं लगना चाहिए। उससे आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब से आप नहीं लिखेंगे, बल्कि आपके मन में पेशेंस होना चाहिए, आप परसिस्टेंट होने चाहिए एंड अपने काम के लिए हार्ड वर्कर होने चाहिए। सो ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीसेस एंड सेंड इट टू अनदर एडिटर एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन थिंग्स। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं अशोका मित्रन, सपोज करो आपको किसी से रिजेक्शन मिल गया, ठीक है, तो रिजेक्शन से आपको सेटबैक नहीं लगना चाहिए, बल्कि अगर आप रिजेक्ट हो भी गए हैं तो अब आपको एज अ प्रोज राइटर क्या करना है, एक फ्रेश कॉपी मतलब लिख देनी है दोबारा से लॉन्ग प्रोज की। मतलब अगर आपका कोई काम पब्लिश नहीं हुआ या फिर यू आर नॉट वेल रिसीव्ड बाय द पब्लिक, आपको क्या करना है, एक बड़ा सा प्रोज पीस लिखना है एकदम फ्रेश, और इसको फिर आप दूसरे एडिटर को भेजें। और एडिटर को भेजते वक्त आपने अपना पोस्टेज करना है, अपना एड्रेस डाल देना है, और एड्रेस डाल के अपने जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको एनक्लोज कर देना है। क्योंकि अगर आपका काम किसी को पसंद नहीं आएगा तो वो आपके पास दोबारा रिटर्न होके आ जाएगा। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ। जैसे कि सपोज करो आप एक राइटर हो, ठीक है, आपने एक प्रोज राइटिंग की, आपने मतलब एक कहानी लिख दी, यूं लगा लो आपने एक प्रोज राइटिंग कर दी। तो अब आपने इसको कहाँ भेजा, एक एडिटर के पास भेजा एडिट करने के लिए एंड पब्लिश करने के लिए। लेकिन जब आप एडिटर के पास अपनी राइटिंग को भेजोगे ना, तो उसमें आप अपना एड्रेस भी डालोगे, क्योंकि अगर ये इस राइटर को आपकी प्रोज राइटिंग पसंद नहीं आई तो ये आपके एड्रेस पे वापस आपका मैन्यूस्क्रिप्ट भेज देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है एनक्लोज्ड पोस्टेज। ओके, so it was for such people that the Hindu had published in tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page a short story contest organized by British periodical named The Encounter। फिर अशोका मित्रन कहते हैं कि द हिंदू में ना एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें एक छोटा सा अनाउंसमेंट पब्लिश हो रखा था, और ये अनाउंसमेंट एक ऐसे कॉर्नर पर था जो इनसिग्निफिकेंट था, जो ऐसा था अनइम्पोर्टेंट पेज जिसको शायद कम लोग देखते हों। और उस अनाउंसमेंट में क्या लिखा हुआ था, उस अनाउंसमेंट में ये लिखा हुआ था कि ब्रिटिश पीरियोडिकल जो है ना, द एनकाउंटर जिसका नाम है, ब्रिटिश पीरियोडिकल का नाम क्या है, द एनकाउंटर, मतलब ये एक मैगजीन है। द एनकाउंटर एक शॉर्ट स्टोरी ऑर्गेनाइज कर रहा था। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनाई लिटरेटी। लिटरेटी मतलब जो लिटरेचर जानते हैं। फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो ब्रिटिश पीरियोडिकल है द एनकाउंटर, इसके बारे में जेमिनाई स्टाफ में इतना लोगों को पता नहीं था। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड।
अब यहाँ पर ये जैसे कि बता रहे हैं कि द एनकाउंटर जो कि एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है, और इस द एनकाउंटर ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। किसके ऊपर? इन्होंने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया शॉर्ट स्टोरी के ऊपर, कि अगर कोई शॉर्ट स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट भेज सकता है। ठीक है, अब अशोकामित्रन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन जेमिनाई लिटरेटी मतलब जो जेमिनाई स्टूडियोज में लिखना पसंद करते थे, जो जितने भी पोइट्स एंड राइटर्स थे, उनको इस पीरियोडिकल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिकल इंग्लैंड से बिलोंग करती है, राइट। लेकिन अशोकामित्रन इसमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बट इसमें पार्टिसिपेट करने से पहले वो इस पीरियोडिकल के बारे में कुछ आइडिया लेना चाहते थे कि ये पीरियोडिकल कैसी है, और ये नहीं चाहते थे कि वो बिना इस पीरियोडिकल के जाने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ भेज दें, क्योंकि इंग्लैंड में मैन्यूस्क्रिप्ट को भेजना अपने आप में बहुत ही महंगा प्रोसेस था। ओके, तो अशोकामित्रन जो है ही वांटेड टू नो अबाउट दिस पीरियोडिकल बिफोर डिसाइडिंग टू स्पेंड मनी, और आई वुड से ह्यूज मनी, ऑन मेलिंग हिज एंट्री और सेंडिंग हिज मैन्यूस्क्रिप्ट टू द इंग्लैंड, राइट। क्योंकि आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में अपना मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते हैं ना, तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ता है। तो ये नहीं चाहते थे कि बिना इस पीरियोडिकल के जाने ये इंग्लैंड में अपना मैन्यूस्क्रिप्ट भेज दें, उनके पैसे बर्बाद हो जाए। पहले ये चाहते थे कि ये द एनकाउंटर पीरियोडिकल के बारे में पता लगाएं। सो इन दोज डेज मतलब अशोकामित्रन के टाइम पीरियड में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में कोई ऐसी एंट्रेंस नहीं थी जिसमें वाइंडेड साइन बोर्ड लगे हों या नोटिस बोर्ड लगे हों। लाइब्रेरी में वैसे आप देखोगे ना, हमेशा साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, नोटिस बोर्ड लगा होता है, बट अशोकामित्रन के टाइम पर लाइब्रेरी के अंदर ऐसे कुछ साइन बोर्ड या नोटिस नहीं लगा हुआ था जिससे आपको ये लगे कि भाई आप कोई ऐसे फॉरबिडन एरियाज में जा रहे हैं। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लेइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स। तो जब ये ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए, मतलब ये मद्रास में ही थी, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, ये जो लाइब्रेरी है मद्रास में ही थी। तो जब ये इस लाइब्रेरी में गए, इन्होंने देखा द एनकाउंटर जो पीरियोडिकल है उसमें जो है उनकी अलग अलग कॉपीज़ रखी हुई थी लाइब्रेरी में, और ये कॉपीज़ कुछ फ्रेश थी एकदम, और कुछ ऐसी थी जो किसी ने टच ही नहीं की थी, कुछ ओल्ड कॉपीज़ थी। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. फिर अशोकामित्रन कहते हैं जब इन्होंने द एनकाउंटर को देखा और उनकी कॉपीज़ को देखा तो इन्होंने एक एडिटर का नाम पढ़ा, और उस एडिटर का नाम पढ़ते ही इनके दिल में एक घंटी बजी, क्योंकि इनको कुछ एकदम से रिकॉल हुआ। क्या रिकॉल हुआ? इनको उस पोइट के बारे में याद आया जो जेमिनाई स्टूडियो आए थे, क्योंकि जिस एडिटर का नाम लिखा हुआ था वो ही था जो जेमिनाई स्टूडियो विजिट करने के लिए एक बार आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। अब यहाँ अशोकामित्रन कहते हैं जब इन्होंने एडिटर का नाम पढ़ा तो इनको एकदम से याद आया कि ये एडिटर जेमिनाई स्टूडियो में तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब यहाँ पर कौन से एडिटर की बात हो रही है? याद करो जो हमने किया था कि ये एक एडिटर थे या पोइट थे, अभी तक किसी को पता नहीं था। जब ये स्पीच दे के गए जेमिनाई स्टूडियो के लोगों को इनका स्पीच समझ नहीं आई, क्योंकि इनका एक्सेंट ब्रिटिश था, प्लस जितने भी लोग थे तमिल में उनको इंग्लिश का इतना टेस्ट मालूम नहीं था, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एडिटर का नाम इन्होंने पढ़ा, इनको एकदम से याद आई कि ये तो वही पोइट हैं जो जेमिनाई स्टूडियो में विजिट किए थे। और इन्होंने जैसे ही उसका नाम पढ़ा तो अशोकामित्रन को लगा कि उनको अपना लॉस्ट ब्रदर मिल गया, अपना बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है। आई सैंग एज आई सील्ड द एनवेलप रोट आउट हिज एड्रेस। अब इन्होंने इसका जब एडिटर का नाम पढ़ा ना, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट इंग्लैंड में भेज देंगे। तो इन्होंने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को एनवेलप में डाला और उसे सील कर दिया और उस पर अपना एड्रेस लिख दिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो अशोकामित्रन थे उन्होंने जेमिनाई स्टूडियो का एड्रेस क्यों लिखा था? उन्होंने वो एड्रेस इसलिए लिखा था ताकि ये जो एडिटर हैं जिन्होंने एक बार कहाँ पर विजिट किया था? जेमिनाई स्टूडियो में। ये एडिटर जब जेमिनाई स्टूडियो का एड्रेस पढ़ेंगे तो ये उनको
फेवर कर देंगे, अशोका मित्रन को फेवर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एडिटर जेमिनाई स्टूडियोज ऑलरेडी आ चुके थे। आई फेल्ट दैट ही वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर अशोका मित्रन जब अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट एनवेलप में डालकर उसे सील कर रहे थे तो उस टाइम भी एक गाना गा रहे थे, और गाना गाते एक चीज़ सोच रहे थे कि यही सेम सॉन्ग मेरा लॉस्ट ब्रदर भी गा रहा होगा। तो यहाँ पर ये एडिटर को कहते हैं कि ये उनका एक लॉस्ट ब्रदर है, बिछड़ा हुआ भाई है। और ये कहते हैं कि जब इन्होंने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट मेल की तो उस टाइम पर ये गाना गा रहे थे और साथ साथ ये भी महसूस कर रहे थे कि वो एडिटर भी सेम टाइम पर यही सेम सॉन्ग गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। फिर यहाँ पर अशोका मित्रन कहते हैं कि जैसे इंडियन मूवीज़ में होता है ना, दो बिछड़े हुए भाई फिल्म की स्टार्टिंग में और फिल्म की स्टार्टिंग में एक सेम गाना गा रहे होते हैं, फिर वो बिछड़ जाते हैं और फिल्म के एंडिंग में वो ही सेम गाना गाकर वो मिल जाते हैं और एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि हम भाई भाई हैं। ठीक है, मतलब आप इस चीज़ को समझ पाए। जैसे कि क्या होता है कि बचपन में बिछड़ गए, फिल्म में ऐसे दिखाया जाता है ना इंडियन फिल्म्स में कि बचपन में दो भाई बिछड़ गए और वो सपोज करो एक गाना गा रहे होते थे बचपन में, और फिर वो जब बिछड़ गए और फिल्म के एंडिंग में उनकी मीटिंग कैसे होती है और वो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, वो दो बिछड़े भाई एक दूसरे को पहचानते हैं उसी सेम सॉन्ग को गाकर। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम। अब यहां पर अशोका मित्रन बताते हैं जो एडिटर या जो पोएट जेमिनाई स्टूडियो आए थे उनका नाम क्या है, उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, एसेइस्ट हु कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल। तो यहाँ पर अशोका मित्रन बताते हैं कि ये स्टीफन स्पेंडर कौन थे? ये सोशल इनजस्टिस के बारे में बात करते थे, क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते थे, और ये एक इंग्लिश पोएट थे। And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at reduced price attracted my attention. फिर अशोका मित्रन कहते हैं कुछ सालों के बाद जब उन्होंने जेमिनाई स्टूडियोज़ को छोड़ दिया था, उनके पास खूब सारा टाइम था बट बहुत कम पैसा था, क्योंकि जेमिनाई स्टूडियोज़ छोड़ दिया था तो पैसा इतना कमा नहीं पाते थे। लेकिन इनके पास पैसा भले ही ना हो बट बुक्स की तरफ इनका इंक्लिनेशन हमेशा रहा। लेकिन ऐसी बुक्स जिसका प्राइस बहुत कम होता था वो चीज़ इनको काफ़ी अट्रैक्ट कर जाती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसा ईच। तो इन्होंने क्या देखा कि मद्रास माउंट रोड पर एक्चुअली कुछ बुक्स बिक रही थी, नई एकदम फ्रेश बुक्स, और वो बुक्स कितने की थी? एक बुक थी 50 पैसे की, राइट। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक। तो यहाँ पर ये कह रही है ऐसी कॉपीज थी ओरिजिनल की कि कोई ये नहीं बता सकता था कि ये कॉपीज हैं या ओरिजिनल है। कहने का मतलब है बहुत ही बढ़िया कॉपीज की हुई थी। देखो क्या होता है ना कि जो ओरिजिनल बुक्स होती है ना, तो फुटपाथ पर आपको उनकी कॉपीज मिलती हैं, ओरिजिनल नहीं मिलती हैं, ओरिजिनल नॉवेल नहीं होती हैं वो। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये 50 पैसा ईच में जो नई बुक्स मिल रही थी वो ओरिजिनल बुक्स की फर्स्ट कॉपी थी, एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। और ये कॉपीज़ का जो पेपर बैक था वो बहुत ही अच्छा था, ऐसे लग रहा था जैसे अमेरिकन ओरिजिन हो। स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट एडिशन। फिर ये कहते हैं कि ये जो स्पेशल लो प्राइस था, मतलब ये जो 50 पैसा ईच मिल रहा था, ये किसके लिए था? एक्चुअली ये उन सभी लोगों के लिए था या उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लो प्राइस पर बुक्स को खरीदना चाहते हैं इन कनेक्शन विद 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। सो ये 50 पैसा ईच बुक क्यों मिल रहा था? रीज़न ये है कि वो थी एक commemoration anniversary of the Russian Revolution, and which anniversary? 50th anniversary. So I paid 50 paisa, picked up a copy of the book, and book कौन सी थी? The God That Failed. तो अब अशोका मित्रन कहते हैं उन्होंने 50 पैसे दिए और उन्होंने उस बुक की कॉपी ले ली। बुक का नाम क्या था? द गॉड दैट फेल्ड।
Six eminent men of letters in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return. फिर यहाँ पर अशोका मित्रन बताते हैं that the God that failed. इस बुक में 6 अलग अलग एमिनेंट मतलब एकदम महान जो एसेइस्ट रहे हैं, जो राइटर रहे हैं, उन्होंने अपने कॉलम्स लिखे हुए थे, अपनी कहानियाँ बताई थी कि जब वो कम्युनिज्म के साथ जुड़े तब उन्होंने कैसा फील किया और कम्युनिज्म के साथ जुड़कर वो वापस नॉर्मल एक उसमें क्यों आ गए, उन्होंने कम्युनिज्म को क्यों छोड़ दिया, उसके बारे में लिखा हुआ था. तो कहने का मतलब है द गॉड दैट फेल्ड में 6 एसेइस्ट ने अपनी अपनी जर्नी बताई कि उन्होंने कम्युनिज्म को क्यों ज्वाइन किया था एंड फिर उन्होंने बाद में कम्युनिज्म को क्यों छोड़ दिया. अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें समझा देती हूँ. देखो कम्युनिज्म में ना एक्चुअली ये कहा जाता था कि सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सारी लैंड कॉन्सेंट्रेटेड होगी, नीड के हिसाब से लोगों को दिया जाएगा. लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली इसका फ़ायदा उठा लिया गया जो इसके लीडर थे. कम्युनिज्म एक्चुअली बोल्शेविक्स जो थे ना उन्होंने चलाया था और इनके लीडर थे व्लादिमीर पुतिन. और इन्होंने एक्चुअली लोगों पर खूब अत्याचार किया था ऐसा कहा जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई थी. सो ऑल एंड ऑल अभी आप इतना ही जानो क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं आपको इसके साथ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बना दूंगी तो. सो आप ये समझो कि कम्युनिज्म इसलिए छोड़ दिया था इन्होंने क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटी की जाती थी लोगों के साथ. और एक और चीज़ है, व्लादिमीर पुतिन ने ये भी कह दिया था कि हमारे अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता हुआ मिला उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. सो बहुत ही कट्टरपंथी थी एक्चुअली कम्युनिज्म में, राइट. अब यहाँ आगे ये बताते हैं कि वो 6 राइटर्स कौन से थे जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था. कौन सी बुक में? द बुक इज द गॉड दैट फेल्ड. एंड्रे गाइड, रिचार्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोलेस्टर, लुई फिशर, स्टीफन स्पेंडर. तो देखो इन 6 राइटर्स में से किसका नाम है? स्टीफन स्पेंडर का. और यही स्टीफन स्पेंडर थे जो जेमिनी स्टूडियोज में आए थे और इन्होंने एक लॉन्ग स्पीच दिया था दैट वाज नॉट well received by the public. Why? Because they could not understand his accent. Stephen Spender. Suddenly the book assumed tremendous significance. तो इस बुक में जो ये बुक है द गॉड दैट फेल्ड, इस बुक में स्टीफन स्पेंडर का नाम था, इसीलिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई थी. मतलब द बुक बिकेम इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑन विच द नेम रिटन वॉज स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो. स्टीफन स्पेंडर वही थे जो जेमिनी स्टूडियोज में आए थे. इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन. तो यहाँ अशोका मित्रन ये कह रहे हैं कि जो उनके माइंड का डार्क चैम्बर था, मतलब जो इग्नोरेंस उनके माइंड में थी, वो अब क्या हो चुकी है? वो अब एनलाइटन हो चुकी है. लिटअप का मतलब एनलाइटन हो चुकी है. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. तो क्या एनलाइटन हो गया? बेसिकली उनको ये समझ आ गया कि जेमिनी स्टूडियो में कौन आए थे? स्टीफन स्पेंडर आए थे. क्यों आए थे वो भी अब एक सीक्रेट नहीं रहा, वो भी अब रिवील हो चुका है कि वो जेमिनी स्टूडियोज क्यों आए थे. क्योंकि वो अपने स्पीच में कम्युनिज्म की जर्नी बताने आए थे कि उन्होंने कम्युनिज्म को क्यों ज्वाइन किया और फिर बाद में उसको क्यों लीव कर दिया, मतलब क्यों छोड़ दिया. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that failed. यहाँ God का मतलब किसको रेफर कर रहा है? कम्युनिज्म को. तो यहाँ पर अशोका मित्रन कहते हैं कि स्पेंडर की पोइट्री में किसी को ये इंटरेस्ट नहीं था कि वो क्या है, बल्कि उनकी पोइट्री को लोग इसलिए सुनना चाहते थे, या बॉस जो एस वासन थे वो सब इसलिए सुनना चाहते थे, द रीज़न बिहाइंड हिज डिसअपॉइंटमेंट ऑफ ज्वाइनिंग कम्युनिज्म,
कि भाई उन्होंने कम्युनिज्म क्यों ज्वाइन किया और उसको बाद में क्यों छोड़ दिया, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट है यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।